हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। बिल्कुल लगे भी रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है। और आज मैं हाजिर हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ, एक नए ऑब्जेक्टिव सीरीज के साथ। और मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था बाबू कि इकोनॉमिक्स विषय का पेपर जो है वो सबसे पहले है और उसका ऑब्जेक्टिव सीरीज मेरे चैनल पे शुरू हो चुका है। पहले 2 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट से जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, मैंने उन ऑब्जेक्टिव्स का सीरीज जो है अपलोड कर दिया है। आप वहां पे जाके मेरे चैनल के माध्यम से उसको देख सकते हैं। अभी जो है मैं तीसरा वीडियो यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला सीरीज लेके आप सभी के समक्ष हूं और आइए देखते हैं। इस सीरीज में हमने कुल 37 ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को निकाला है जिसके आने के चांसेस आपके एग्जामिनेशन में बहुत अधिक हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और देखिए कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं आपके एग्जामिनेशन में। आइए देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है बाबू आप लोगों के समक्ष आ चुका है, आपके सामने है स्क्रीन पे कि सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। यानी कि सामान्य कीमत स्तर जो है उसका अध्ययन कौन से इकोनॉमिक्स में किया जाता है। कह रहे हैं कि जनरल प्राइस लेवल इज स्टडीड इन, यानी कि कौन सी अर्थव्यवस्था की वह शाखा है जिसमें हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। तो बिल्कुल एक चीज ध्यान में रखिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्टिव आपके स्क्रीन पे आ रहा है तो उसका आंसर आप खुद से दिमाग में बना के रखिए कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। और यदि मेरे बताए गए अनुसार आपका ऑब्जेक्टिव सही होता है तो समझिए कि आपका उस ऑब्जेक्टिव पे पकड़ अच्छा है और या फिर आपको सही उत्तर की जानकारी मेरे इस वीडियो के माध्यम से हो ही जाएगी। आइए देखते हैं। तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, बोथ और नन ऑफ द एबव। तो जैसा कि आप सभी लोगों को भी पता है कि जनरल प्राइस लेवल का स्टडी हम लोग करते हैं बाबू, उसको हम लोग करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। आइए देखते हैं अगला। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है आपके सामने आ चुका है और इस ऑब्जेक्टिव में आप लोग देख पा रहे हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज किस चीज का अध्ययन करता है, जिसमें हमारे सामने बाबू विकल्प हैं। पहला है फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार, दूसरा है एग्रीगेट प्राइस लेवल यानी कि समग्र कीमत स्तर, तीसरा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और चौथा है उपरोक्त सभी, ऑल द एबव। तो चलाइए अपने दिमाग को और आप लोग गौर कीजिए, देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, कौन सा ऑप्शन इसमें जो है आपको दिख रहा है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट प्राइस लेवल और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बाबू ये तीनों ही जो तीनों के तीनों हैं उसका अध्ययन जो है वो कराता है कौन, समष्टि अर्थशास्त्र। तो यहां पे आपका ऑप्शन सही होने वाला है और ऑप्शन आपका सही है बाबू डी, यानी कि दूसरा ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन नंबर डी सही है क्योंकि ये तीनों का ही अध्ययन कराता है। चलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। आगे जो है हम आपको बताते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारे सामने आ चुका है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंक्लूडेड इन फ्लो, यानी फ्लो में क्या क्या शामिल है बाबू। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, इनकम और ऑल ऑफ दिस। तो बिल्कुल आपके दिमाग में जो आंसर चल रहा है तो हम आपको बता दें कि तीसरे का भी आपका ऑप्शन नंबर डी होगा क्योंकि ये तीनों ही चीजें इसमें शामिल होती हैं। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 4 नंबर ऑब्जेक्टिव है, बड़ा ही सुंदर सा प्यारा सा ऑब्जेक्टिव आया है। देखिए बाबू कि वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, वस्तुओं का प्रवाह, सेवाओं का प्रवाह, और ब दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आप अपने दिमाग में आंसर सोच के रखिए, बिल्कुल रखिए सोच के, क्योंकि रखना होगा, परीक्षा नजदीक है। अगर नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर होने वाला है बाबू सी, यानी कि इसमें वस्तुओं का प्रवाह और सेवाओं का प्रवाह दोनों ही शामिल होता है।
दोनों को ही शामिल किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव नंबर 5। आप जो है ये सारे वीडियोस मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि सारे ही ऑब्जेक्टिव्स का ये सीरीज जो है आप कॉमर्स कैंडल यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, और चैनल पे आप जुड़े रहें, आपको उपयोगी चीज़ें यहाँ मिलती रहेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए आइए देखते हैं 5 नंबर, द्वितीयक क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर। तो यहां जो है 5वां नंबर ऑब्जेक्टिव आपके सामने है, आंसर आपके दिमाग में चल रहा होगा। चलते रहे, बिल्कुल चलते रहे, सोचते रहिए बाबू। यहां जो ऑप्शन है वो डी सही होगा, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि निर्माण। यहां निर्माण यानी कि ये जो है वो आपका द्वितीयक क्षेत्र में शामिल होता है। चलिए अगला देखते हैं, 6 नंबर ऑब्जेक्टिव अब हमारे सामने है। एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है, यानी कि विच सेक्टर इज इंक्लूडेड इन एन इकोनॉमी। जैसे ही हम लोग बाबू पढ़ते हैं, जब इकोनॉमी के सेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं कि उसमें प्राथमिक यानी प्राइमरी सेक्टर भी आता है, सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक सेक्टर भी आता है, तृतीयक टेरिटरी भी आता है। तो इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन जो है वो सही होने वाला है, ये सभी, यानी कि ये तीनों ही सेक्टर आपके अर्थव्यवस्था में सम्मिलित रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बने रहिए। अगला जो ऑब्जेक्टिव है बाबू आपके सामने 7 नंबर, कि घिसावट व्यय किस में सम्मिलित रहता है, यानी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन, किस में शामिल होता है। सोचिए सोचिए सोचिए, बिल्कुल सोचिए। थोड़ा सा जो है मेमोरी को आप तेज करिए, सब पढ़े हुए हैं, बिल्कुल पढ़े हुए हैं सब आप लोग। देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन सही होने वाला है बाबू वो है ए, जीएनपी। किस में शामिल रहता है, जीएनपी में। चलिए अगली वीडियो देखते हैं हम लोग, अगला जो है ऑब्जेक्टिव देखते हैं 8 नंबर, कि राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है। बड़ा ही सुंदर ऑब्जेक्टिव है, आप दिमाग लगाइए कि विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। एक क्रम जो है लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ, ये सब का जो है आपके समक्ष दिया हुआ है, और आपको डिसाइड करना है कि इसमें से किसको शामिल किया जाता है। ऑब्जेक्टिव नंबर 8, और यहां जो है बाबू हम आपको बता दें कि इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है बाबू डी। ये डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। अब हमारे सामने एक और ऑब्जेक्टिव आया, 9 नंबर ऑब्जेक्टिव तक पहुंच गए हम लोग। बातों ही बातों में बहुत ही प्रेमपूर्ण तरीके से, बहुत ही धीरे धीरे, स्लोली हमारी तैयारी हो रही है ऑब्जेक्टिव्स की। तो हम लोग बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव्स को बिल्कुल ही इजी वे में पढ़ने वाले हैं और पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में किस विधि से किया जाता है। विच मेथड इज अडॉप्टेड इन मेजरिंग नेशनल इनकम। Which method is adopted in measuring national income। अब इसके समक्ष जो है आपके आंसर जो है 3 दिख रहे हैं। एक उत्पादन विधि है, प्रोडक्शन मेथड, दूसरा है इनकम मेथड यानी कि आय विधि, और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि व्यय विधि। तो बाबू हम आपको बताते चलें कि ये तीनों ही विधियां राष्ट्रीय आय को मापने में यूज की जाती हैं, अर्थात हमारा ऑप्शन जो है इसमें सही होने वाला है वो है डी। अगला जो है ऑब्जेक्टिव आपके सामने, कि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं सम्मिलित हैं। जो टेरिटरी सेक्टर है, विच सर्विस इज इंक्लूडेड इन टेरिटरी सेक्टर। तो दिमाग को चलाइए, तीव्रता बरकरार रखिए, दिमाग को सोचते रहिए, आंसर सोचते रहिए। आप अगर आप सही आंसर कर पा रहे हैं तब तो ठीक है, और नहीं कर पा रहे हैं तब तो प्रॉब्लम है, एग्जामिनेशन में दिक्कत हो जाएगी बाबू आपको। तो यहां जो ऑप्शन है आपका हम बता दें कि संचार, कम्युनिकेशन जो है वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सेवा है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं बाबू हम लोग। 11 नंबर तक धीरे ही धीरे हम लोग पहुंच गए, बड़ी ही मंद मंद गतियों से चल रहे हैं और जो है हम अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं बाबू। देखिए 11 नंबर ऑब्जेक्टिव आपके सामने है। राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा
का मूल्य जो है एक से अधिक बार शामिल करना कहलाता है। टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज मोर देन वन टाइम विल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज कॉल्ड। तो हमने आप लोगों को बताया था, या फिर से एक बार बता रहे हैं बाबू, ध्यान से देखिए कि जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और उसमें राष्ट्रीय आय का आकलन होता है और कोई भी आइटम यदि 2 बार कैलकुलेट कर लिया जाता है तो इसको बाबू हम लोग कहते हैं, इसको कहा जाता है दोहरी गणना, डबल काउंटिंग, इसको दोहरी गणना कहते हैं। चलिए देखते हैं बाबू अगला 12 नंबर ऑब्जेक्टिव, जिसमें है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्त कौन सी है। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, यानी कि जो बार्टर सिस्टम होता है उसके लिए नेसेसरी कौन सा कंडीशन इसमें होता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन में आवश्यकताओं का सीमित होना, लिमिटेड नीड्स, सीमित विनिमय क्षेत्र यानी लिमिटेड एक्सचेंज एरिया, आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज यानी इकोनॉमिकल बैकवर्ड सोसाइटी, और उपर्युक्त सभी, ऑल द अबव। तो हम आपको बताते चले यहां पे कि वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तों में ये तीनों ही चीजों को शामिल किया जाता है, और यहां हमारा ऑप्शन सही है डी, यानी कि इसका ऑप्शन जो है डी नंबर सही है। अब यहां हम लोग देख पा रहे हैं कि एक और ऑब्जेक्टिव हमारे सामने आ गया कि मुद्रा विकास का क्रम सही अनुक्रम कौन सा है। देखिए मोस्टली पूछा जाता है ये प्रश्न, मोस्टली एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि मुद्रा विकास क्रम का सही अनुक्रम कौन सा है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि क्रम जो है इसमें दिखाया गया है बहुत ही, यानी कि 3 ठो ऑप्शंस हैं आपके समक्ष, और आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो बी का ऑप्शन है यानी वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा और साख मुद्रा, ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला जो ऑब्जेक्टिव है हमारे सामने कि निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यानी कि मनी इज व्हाट मनी डज, हु सेड इट, किसने कहा था। यह भी प्रश्न बहुतों बार पूछता है बोर्ड के एग्जाम में, और बहुत बार आपको गाइड गेस पेपर में भी मिल जाएगा। और बाबू आपको बता दें कि इसका जो ऑप्शन है वो हार्टली वीदर्स है, यानी कि हार्टली वीदर्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। अब हम लोग देख रहे हैं 15 नंबर ऑब्जेक्टिव तक आ चुके हैं। 14 ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने इस थर्ड वीडियो में, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट वीडियो है, उसमें हम लोग अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। प्रश्न जो है बिल्कुल साफ है कि मनी इज अ पाइवट अराउंड विच द होल इकोनॉमी क्लस्टर्स, हु सेड, किसने कहा था इस बात को। तो बाबू मैं आपको बताता चलूं कि इसका जो ऑप्शन है वो सी नंबर सही है, यानी कि मार्शल ने इस बात को कहा था। इसको किसने कहा था, मार्शल ने। चलिए आते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगले ऑब्जेक्टिव्स पे। बाबू यहां देखते हैं कि 16 नंबर ऑब्जेक्टिव हमारे सामने आ चुका है कि मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया। हु क्लासिफाइड स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी, किसने बांटा। तो बाबू इसमें आपका ऑप्शन जो है वो बी नंबर, यानी कि पॉल एजिंग ने इसको बांटा था, स्थैतिक और गत्यात्मक, यानी कि स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शन। अगला जो है 17 नंबर। अब यहां जो है आ गया प्रश्न आपके सामने 17 नंबर, और ये प्रश्न कह रहा है कि जनता का बैंक कौन सा है। जनता का बैंक कौन सा है, यानी कि विच वन इज द बैंक ऑफ द पब्लिक। हमारे सामने 4 ठो विकल्प हैं, चारों विकल्प को गौर से आप लोग देखिए और बताइए हमको कि जनता का बैंक कौन सा है। तो हम आपको बता दें बाबू कि जनता का जो बैंक है वो कॉमर्शियल बैंक है, यानी कि व्यापारिक बैंक जनता का बैंक होता है, क्योंकि हम सामान्य जनता कॉमर्शियल बैंक के माध्यम से ही बैंकिंग सेवाओं का जो है आनंद ले पाते हैं या फिर उसका सर्विस ले पाते हैं।
अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो है ऑब्जेक्टिव नंबर 18 और व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं कौन है? डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय द कॉमर्शियल बैंक्स। कौन कौन सी जमा इसमें एक्सेप्ट की जाती है? तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले है चालू जमा, करेंट डिपॉजिट्स, बचत जमा, सेविंग डिपॉजिट्स, सावधि जमा, टाइम डिपॉजिट्स और ऑल द अबव। तो बाबू बिल्कुल इसमें सही जवाब होगा कि उपर्युक्त सभी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 19 नंबर में आ गए हम लोग कि व्यापारिक बैंकों के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? विच फंक्शन इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स? तो आप देख पा रहे हैं कि एजेंट के रूप में एजेंसी फंक्शन, सामान्य उपयोगिता के कार्य, जनरल यूटिलिटी फंक्शन और सोशल फंक्शन। तो हम आपको बताते चलें बाबू कि इसमें जो है व्यापारिक बैंकों के सहायक कार्य के अंतर्गत शामिल किया जाने वाला ये तीनों है, यानी कि ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला ऑब्जेक्टिव आपके सामने है कि व्यापारिक बैंक निम्नलिखित में किस प्रकार के ऋण देते हैं, यानी कि व्हाट टाइप ऑफ लोन इज एडवांस्ड बाय या गिवन बाय कॉमर्शियल बैंक्स। भाई किस किस तरह के, तो आइए देखते हैं। पहला है कैश क्रेडिट यानी नकद साख, दूसरा अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट, ऋण और अग्रिम लोन एंड एडवांस और ऑल द अबव। तो भाई तीनों ही तरह के लोन जो है बैंक प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन जो है इसका सही होने वाला है बाबू डी नंबर। अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो है 21 नंबर कि बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? विच इज द एजेंसी फंक्शन ऑफ बैंक्स? तो हम लोगों को यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि भाई बैंक का एजेंसी कार्य कौन सा है। तो यहाँ ऑप्शन हमारे सामने है एडवांसिंग लोन्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और एक्ट एज ट्रस्टी एंड लॉकर फैसिलिटी। तो बाबू हम आपको बताते चलें कि इसमें जो है अगर बैंक के एजेंसी कार्य की बात की जाए, बैंक एजेंसी के रूप में अगर कोई कार्य करता है और बैंक एजेंसी कार्य का जिक्र आता है तो उसका आंसर इसमें बनेगा बाबू ट्रस्टी का कार्य करना, यानी कि एक्ट एज ट्रस्टी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हमारे सामने जो है अगला जो है ऑब्जेक्टिव साख गुणक होता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो यहां जो है हम आपको बता दें कि साख गुणक ये बहुत बार पूछता है और इसका ऑप्शन जो है बाबू ये फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, 1/CRR, 1/CRR। अभी जो है हमारे सामने बाबू क्वेश्चन नंबर 23 आ चुका है और ये पूछ रहा है कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम इज। तो इस क्वेश्चन को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। एनी टाइम मनी, ऑल टाइम मनी, तरह तरह की बातें जो है वो दिमाग में आती रहती है। तो हम आपको बता दें कि इसका ऑप्शन जो है बाबू वो सही होने वाला है थर्ड, क्योंकि ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का पूरा नाम है। अब हमारे सामने जो है वो ऑब्जेक्टिव नंबर 24 है। हम लोग 24 नंबर ऑब्जेक्टिव्स पे आ चुके हैं और आई होप कि आप सब लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा है। आप लोग वीडियो में बने हुए हैं, बिल्कुल ही इत्मीनान से वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल ही आराम से देखिए। ये आधा घंटा, ये 20 मिनट, ये 25 मिनट के वीडियोज आपके एग्जाम को बहुत ही आसान बना देने वाले हैं। तो बिल्कुल बाबू आसानी से और बिल्कुल मन लगा के आप वीडियो में बने रहिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? देखिए ये प्रश्न जो है बहुत बार लोगों को डाउट में डाल देता है, क्योंकि इसके नाम में ही सेंट्रल है। तो नाम से लोगों को लगता है कि भाई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रल बैंक है, लेकिन नहीं बाबू, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक नहीं है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया व्यापारिक बैंक है, यानी कॉमर्शियल बैंक है। ये दिमाग में रखिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सेंट्रल बैंक इसके नाम में आया है तो सेंट्रल बैंक है। नहीं, किसी भी देश का सेंट्रल बैंक एक ही होता है और हमारे यहाँ का आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अब आपके सामने फिर 25 नंबर ऑब्जेक्टिव आ गया कि किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं। मुद्रा मतलब पैसा, आप पैसा निकाल सकते हैं। कौन कौन से वो मेथड होंगे जिस मेथड का प्रयोग करके आप बैंक से पैसा निकाल सकते हो? तो आपका पहला ऑप्शन है विथड्रॉल फॉर्म, चेक, एटीएम। भाई तीनों ही तरीके से हम पैसे निकाल सकते हैं।
निकाल सकते हैं। तीनों ही तरीका अपना के हम पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन एक बात जरूरी है कि इसके लिए आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। अगर अकाउंट में पैसा ही नहीं है तो क्या निकालिएगा। तो एक बात दिमाग में रखिए कि आपके अकाउंट में यदि पैसे हैं बाबू, तो आप ये तीनों ही प्रक्रिया को अपना के और जो है आप पैसे विथड्रॉ कर सकते हैं, यानी तीनों ही तरीके से आप पैसे निकाल सकते हैं। 26 नंबर ऑब्जेक्टिव जो है हमारे सामने है, और ये कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में कौन सा है। अभी हमने चर्चा किया, अभी कुछ मिनटों पहले, सेकंडों पहले हमने चर्चा किया कि प्रत्येक देश का एक केंद्रीय बैंक होता है। तो अगर हम बात करें कि भारत, चूंकि भारत हमारा हम लोगों का देश है जहां के हम लोग निवासी हैं, तो भारत का बाबू केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो हम बता दें कि भारत का केंद्रीय बैंक बाबू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। चलिए वीडियो में बने रहें आगे। ये जो है ऑब्जेक्टिव आपका 27 नंबर है कि केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है, यानी कि विच टाइप ऑफ करेंसी इज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक, यानी कि जो सेंट्रल बैंक होता है बाबू वो किस तरह की मुद्रा जारी करता है। तो बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लीजिए कि सेंट्रल बैंक जो है बाबू वो चलन मुद्रा को जारी करता है, यानी कि करेंसी को जारी करता है। बिल्कुल दिमाग में बनाए रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। अब यहां जो है ऑब्जेक्टिव नंबर 28 नंबर ऑब्जेक्टिव तक हम लोग पहुंच चुके हैं, और यहां जो है 28 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है, विच इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो बाबू आप लोग सोचिए, दिमाग को थोड़ा सा जो है प्रेशर में दीजिए, दिमाग को थोड़ा बढ़ाइए, सोचिए। तो इसमें कुछ चीजें कॉमन है बाबू, देखिए क्या कॉमन है। ये बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं और नगद कोष, ये तीनों जो है एक रिलेटेड है, लेकिन ये डिफरेंट दिख रहा है। नैतिक दबाव डिफरेंट दिख रहा है, मोरल सुएशन, यानी कि आपका जो इसका ऑप्शन होने वाला है वो बी नंबर सही है। बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन आपका सही है बाबू। अब हमारे समक्ष जो है वो आ चुका है क्वेश्चन नंबर 29 कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन, ये प्रश्न जो है मोस्टली पूछता है कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो यहां जो है दो ठो ऑब्जेक्टिव्स हम आपको क्लियर करवाएंगे बाबू, बिल्कुल ही इत्मीनान से आप इसको देखिए कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के लिए ऑप्शन सी 1935 बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यही प्रश्न आपसे पूछता कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो यहां जो है आपका ऑप्शन हो जाता 1949, 1949, यानी कि इस रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आ गए हम लोग, और ये अगला ऑब्जेक्टिव 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है आपसे कह रहा है कि देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है, यानी कि एक देश में जो कागजी नोट होता है उसको कौन जारी करता है, कौन उसको निर्गमित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इशू पेपर करेंसी इन द कंट्री। तो आपके समक्ष जो है हम आपको बता दें कि देश में कागजी नोट जारी करने का जो काम है वो है आपके सेंट्रल बैंक का, यानी आपका जो सेंट्रल बैंक है उसका। तो हमारा सेंट्रल बैंक क्या है भाई, केंद्रीय बैंक का ऑप्शन यहां आपको मिला हुआ है, और यहां केंद्रीय बैंक के जगह पे यदि आरबीआई भी रहता तो हम लोगों को यही ट्रिक करना है, क्योंकि आरबीआई हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। अगर वहां पे नाम भी दे देता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां जो है हम लोग 31 यानी कि 31 नंबर ऑब्जेक्टिव पर पहुंच चुके हैं बाबू, और बिल्कुल आप लोग ऐसे ही मन लगा के हमारी वीडियो को देखिए, बिल्कुल आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। 31 नंबर ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके सामने है कि केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है, यानी कि सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट थ्रू। तो कैसे कंट्रोल करता है भाई, केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण कैसे करता है, तो हम आपको बता दें कि बैंक दर के जरिए, यानी कि बैंक रेट के जरिए सेंट्रल बैंक जो है वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है।
अभी जो है हमारे सामने ऑब्जेक्टिव नंबर 32 आ चुका है और बिल्कुल ही थोड़ी सी गति को ज्यादा हमने रखा है कि भाई बहुत ज्यादा समय आपका वेस्ट ना हो, आप जो है सभी ऑब्जेक्टिव्स को देख पाए। तो यहां पूछ रहा है 32 नंबर ऑब्जेक्टिव्स की मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है, यानी कि जो आपके यहां मनी का सप्लाई होता है उसका रेगुलेशन कौन करता है, यानी हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई। तो देखिए मुद्रा पूर्ति का नियमन जो है हमारे यहां यानी कि भारत में वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। अब हमारे सामने ऑब्जेक्टिव नंबर 33 आ चुका है और यहां हम लोग देख पा रहे हैं कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है, यानी कि भारत में जो भी बैंक हैं, जितने भी बैंक्स हैं, उन सबको संरक्षण कौन देता है, यानी कि हु इज द कस्टडियन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो फिर यहां पे हम लोगों के वही आंसर वही होने वाला है बाबू कि हमारा ऑप्शन है, हमारा आंसर जो है वो होने वाला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। अब हमारे सामने जो है ऑब्जेक्टिव नंबर 34 आ चुका है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक है। अभी हमने कहा कि अगर कहीं केंद्रीय बैंक दिया हुआ हो तो उसके जगह पे आरबीआई आ सकता है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी केंद्रीय बैंक दिया हुआ है, अब भारतीय रिजर्व बैंक है पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत का कौन सा बैंक है, केंद्रीय बैंक। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है बाबू कि आरबीआई जो है वो भारत का केंद्रीय बैंक है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम लोग। अगला ऑब्जेक्टिव जो है ये 35 नंबर ऑब्जेक्टिव, हम लोग 35 नंबर तक पहुंच चुके हैं। आइए देखते हैं कि भारत में 1 रुपया का नोट जारी करता है, यानी भारत में जो है वो 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है। तो देखिए हम आपको बता दें कि भारत में जो 1 रुपया का नोट है, बाकी सारा नोट आरबीआई जारी करता है, लेकिन अगर 1 रुपए के नोट की बात करें तो 1 रुपए का नोट भारत सरकार का बाबू वित्त मंत्रालय करता है। ये भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जो है वो 1 रुपया का नोट निर्गमित करता है। अगला जो है बाबू ऑब्जेक्टिव 36 नंबर 36 नंबर पे आ चुके हैं हम लोग कि नरसिम्हम समिति का संबंध निम्नलिखित में किससे है, विथ विच नरसिम्हम कमिटी इज रिलेटेड टू, किससे है भाई, तो कर सुधार, बैंकिंग सुधार, कृषि सुधार और आधारभूत संरचना सुधार। तो बाबू हम आपको बता दें कि नरसिम्हम समिति का गठन जो है वो बैंकिंग सुधार यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये सही है, बैंकिंग सुधार के लिए ही नरसिम्हम समिति का गठन हुआ था। अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो है बाबू आप लोगों का 37 नंबर और ये लास्ट ऑब्जेक्टिव है इस सीरीज का। आपको बता दें कि बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई, यानी कि बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम वाज अनाउंस्ड इन द ईयर, कौन से साल में इसकी घोषणा हुई। तो आपके समक्ष 4 ऑप्शंस हैं और इसमें से आपको चूज करना है कि भाई कब हुई। तो हम आपको बता दें कि बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा 1995 यानी 1995 में की गई और यहां ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग हमारे साथ सीरीज में जुड़े रहे और आपके लिए अब एक क्विज मैं छोड़ के जा रहा हूं कि अगर आपने मेरे इस पूरे सीरीज को, मेरे इस पूरे वीडियो को स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट वीडियो मैंने आपको अभी ऑब्जेक्टिव्स के तौर पे दिखाया, अगर आपने इसको गौर पूर्वक देखा है तो एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं कि इसी सीरीज का वह प्रश्न है, अगर आपने अच्छे तरीके से देखा है तो उसका आंसर जो है मुझे कमेंट कीजिए, हम तब पता चले कि आपने कितना गौर से इस वीडियो को देखा है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन हम छोड़ के जा रहे हैं, इसका आंसर आप जरूर कमेंट करें ताकि हमको पता चले कि आप वीडियो को कितना ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके समक्ष है और क्वेश्चन है कि मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया। प्रश्न को गौर से देख लीजिए, एक बार और ध्यान से सुन लीजिए कि हु क्लासिफाइड स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मनी। आपके समक्ष
चार ठो ऑप्शंस हैं, रैगनर फ्रिस, पॉल एजिंग, मार्शल और इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या है वो आप हमको कमेंट करके बताइए और हमारे साथ हमारे इस सीरीज में बने रहिए। आपको वीडियोस मिलते रहेंगे और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है बिल्कुल अपना ध्यान हमारे चैनल की तरफ लगाइए।